नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। सबसे पहले बात बाजार की। बाजार 2 दिन की बढ़त के बाद आज कमजोरी के साथ बंद हुए। हालांकि निचले स्तर से बाजार में सुधार हुआ। आज का बाजार कैसा रहा, जानते हैं पूजा त्रिपाठी से। पूजा, आज बाजार में किस तरह की हलचल रही? जी, दिन भर एक दायरे में बाजार ने कारोबार किया और दिन के निचले स्तर से आखिरी में एक रिकवरी भी देखने को मिली और उसके बाद सपाट क्लोजिंग हमने देखी निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में ही। और लगातार दूसरा दिन था जब बैंक निफ्टी में भी कमजोरी देखने को मिली है। और आज बैंक निफ्टी की बात करें तो करीब सपाट ही क्लोजिंग यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी देखी गई है। निफ्टी गेनर्स पर अगर नजर डालें तो M&M, टाटा मोटर्स और हीरो मोटो और ONGC यहाँ पर अच्छी तेजी थी। और आज ऑटो शेयर में भी हमने देखा कि अच्छा मोमेंटम आज पूरा दिन यहाँ पर देखने को मिला है। इसके अलावा निफ्टी की अगर गिरने वाले शेयरों की बात करें तो ब्रिटानिया में आज कमजोरी थी। इसके अलावा HDFC बैंक, मारुति सुजुकी और JSW स्टील में भी आज दिन भर कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। ऑटो शेयरों में अच्छा मोमेंटम था, बड़े लार्ज कैप प्लेयर्स में तो था ही। उसके अलावा स्कॉट्स, बॉश और अशोक लेलैंड भी आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। इसके अलावा कुछ सरकारी कंपनियां भी थी जहां पर की अच्छी तेजी देखने को मिली, जिसमें कि BEML, BEL, कॉनकोर और नैल्को जैसे शेयर थे जिसमें कि आज अच्छी तेजी देखी गई। शुक्रिया पूजा इस पूरी जानकारी के लिए। और आनंद राठी ग्रुप के चेयरमैन आनंद राठी का कहना है कि बाजार में बुल रन अभी जारी रहेगा। आइए सुनते हैं उनका और क्या कहना है। जैसे आपने ठीक कहा, तेजी मंदी के दौर तो चलते रहते हैं। इस बार जो दौर आया तेजी का, वो मुझे लगता है कि एक थोड़ा लॉन्ग बुल रन लगता है मुझे। ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत तेजी से वाली मार्केट बढ़ेगा, पर बुल रन मतलब मार्केट तेजी में ही रहेगा, क्योंकि कई फैक्टर्स अगर देखें ना, अभी कई मेजर फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं। इंडिया में जो जितने पहले रिफॉर्म्स हुए उनका इफेक्ट आ रहा है। एक ग्लोबल इकोनॉमी जो है तेजी से बढ़ रही है, लिक्विडिटी मार्केट्स में बहुत फैली हुई है, और चाइना का एक कारण से भारत के लिए एक अच्छा मौका है अपने एक्सपोर्ट्स और दूसरे बिजनेस बढ़ाने का। तो ये सब देखते हुए मुझे लग रहा है कि ये मार्केट जो है इस बार जो चला है, इसलिए पिछले 4-5 साल में बहुत तेजी नहीं आई थी। एक साल में मतलब नीचे जाके फिर तेजी आई। तो ये मुझे लगता है कि ये तेजी जो है साइडवेज में थोड़ा रिएक्शन आगे पीछे होकर लॉन्ग टर्म तेजी का माहौल रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। आनंद राठी का यह भी कहना है कि बैंकिंग सेक्टर के अच्छे दिन आ गए हैं, आगे यह सेक्टर बेहतर परफॉर्म करेगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि बैंक्स की वर्किंग अच्छी हो रही है। तो NPA का जितना जो प्रॉब्लम था कम होता जा रहा है। और आपने देखे बैंक के इस बार जो रिजल्ट्स आए हैं वो सब बता रहे हैं कि बैंक्स किस दिशा में जा रहे हैं। बैंक्स में क्रेडिट मैनेजमेंट का कंट्रोल काफी ठीक हुआ पिछले कुछ सालों में। तो मैं इस बात से सहमत हूँ कि आगे जाके बैंकिंग सेक्टर ठीक। महिंद्रा एंड महिंद्रा के अनुमान से बेहतर नतीजे रहे हैं। कंपनी की आय 15% बढ़ी है, लेकिन मार्जिन पर दबाव दिखा है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं शरद दुबे। शरद, महिंद्रा एंड महिंद्रा के जो नतीजे हैं इसको किस तरह से देखा जाए? महिंद्रा एंड महिंद्रा के अच्छे नतीजे आए हैं और ओवरऑल देख सकते हैं स्टॉक मार्केट में भी, प्राइसेस में भी अच्छे मूवमेंट देखने मिली। अब नंबर्स पे फोकस करते हैं तो देखेंगे रेवेन्यू और एबिटा, ये दोनों जो हैं एनालिस्ट की एस्टिमेट्स को बीट किए हैं, अनुमान से बेटर आए हैं और मार्जिन्स लगभग इनलाइन देखने को मिले हैं। अगर हम लोग हार्ड नंबर्स देखें तो रेवेन्यू में ऑलमोस्ट 15% का गिरावट देखने मिला है, पर वो जो था अनुमान से कम था। और मार्जिन्स में थोड़ी सी प्रेशर ज़रूर है, ऑलमोस्ट 12.5% आई है क्योंकि कमोडिटी कॉस्ट बढ़ी थी। लेकिन ओवरऑल एक बहुत पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स देखने मिला। और इनके क्या क्या पॉइंटर्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स थे, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बहुत अच्छी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस देखने मिली और एक्सपोर्ट्स, स्पेशली अगर आप ऑटो ले लें या फार्म सेक्टर ले लें, इन दोनों सेगमेंट्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने मिला। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी बहुत बुलिश थी। जो तीसरे तिमाही की जो वॉल्यूम की ग्रोथ मोमेंटम है वो कंटिन्यू करने वाली है। याद रखिए फेस्टिव सीजन चल रहा है और अच्छी बुकिंग्स भी देखने मिली है, स्पेशली आपके जो पैसेंजर व्हीकल्स में। और जो कंपनी के जो SUVs हैं जो फोकस में आए हैं, जो न्यूज़ में हाल ही में आए थे कि जो XUV 700 के बहुत अच्छे बुकिंग्स देखने मिले और ऑलमोस्ट 6 से लेकर 12 महीना तक का जो है बुकिंग का जो वेटिंग पीरियड चल रहा है। उसके अलावा ऑटोमोटिव सेगमेंट में भी एक अच्छी हेल्दी ऑर्डर बुक देखने मिली है। और कंपनी के जो मैनेजमेंट की जो कॉन कॉल हुई थी उसमें 2 इम्पॉर्टेंट जो है अनाउंसमेंट्स की गई है। सबसे पहले की गई कि 2027 तक
लगभग 13 नई एसयूवी लॉन्च होने वाले हैं और इन लॉन्चेस में लगभग आप देख सकते हैं 8 नई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल एसयूवीज लॉन्च होंगे। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स आया है ओवरऑल, और मैनेजमेंट कमेंट्री बहुत बुलिश रही है। और ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट्स की जो नतीजे हैं उनमें भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने मिला है। तो M&M को बहुत एक अच्छे सेट ऑफ नंबर्स दिए थे इस बार। शुक्रिया शरद इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऑनलाइन फैशन और ब्यूटी प्रोडक्ट की लीडर नायका की कल लिस्टिंग होने वाली है। कंपनी ने हाल ही में अपने आईपीओ के जरिए 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाए हैं। हमारी सहयोगी विनी मोतीवाला बता रही हैं कि क्या उम्मीद कर सकते हैं कल नायका की लिस्टिंग से। स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन के बाद नायका अपना डेब्यू करने वाला है मार्केट में, और कल नायका डी स्ट्रीट दलाल स्ट्रीट पे अपना डेब्यू करेगा। लिस्ट होएगा नायका, जो है रिटेल स्पेस, फैशन रिटेल स्पेस, ब्यूटी केयर रिटेल स्पेस में one of the leaders in the retail space as well in the online retail market. नायका डेब्यू करने वाला है। कंपनी ने अराउंड 5,350 करोड़ का फंड रेजिंग किया है वाया आईपीओ, और आईपीओ प्राइस बैंड था 1,085 to 1,125 रुपीज। नायका देखा जाए तो मार्केट लीडर है ब्यूटी पर्सनल केयर कैटेगरी में, जहाँ पे ऑनलाइन मार्केट शेयर नायका का है अराउंड 37%, और फैशन में भी नायका स्मॉलर प्लेयर है पर 1.5% मार्केट शेयर है नायका का। ओवरऑल देखा जाए तो नायका की जो बॉटम लाइन ग्रोथ है वो भी काफ़ी स्ट्रांग हुई है, और वो नायका एक ओनली कंपनी है जो ई कॉमर्स रिटेल स्पेस में एक्चुअली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। जो देखा जाए दूसरी कंपनी है जो ई कॉमर्स टेक प्लेटफॉर्म टाइप कंपनीज हैं, उन्होंने जो जब रिसेंट लिस्टिंग हुई है उसके अलावा नायका एक्चुअली प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो काफ़ी अच्छी वैल्यूएशंस भी मांग रही है नायका। एनालिस्ट के हिसाब से वैल्यूएशन जो है ईवी टू सेल्स की अराउंड 8 टाइम्स है फॉर FY22 एक्सपेक्टेड। तो अच्छी वैल्यूएशंस एक्सपेक्ट कर रही है नायका अपने लिस्टिंग पे। तो कल देखेंगे कि नायका की लिस्टिंग कैसे होने वाली है। शुक्रिया विनय पूरी जानकारी के लिए। पेटीएम के आईपीओ को दूसरे दिन भी फीका रिस्पांस मिला है। इश्यू अब तक सिर्फ 48% ही सब्सक्राइब हुआ है। यह इश्यू कल बंद हो जाएगा। इश्यू में QIB का हिस्सा 46% ही सब्सक्राइब हुआ है, जबकि रिटेल हिस्सा पूरा सब्सक्राइब हो चुका है। अभी तक रिटेल हिस्सा 1.23 गुना भरा है। कंपनी की योजना इश्यू के जरिए 18,300 करोड़ रुपए जुटाने की है। यह आईपीओ देश का सबसे बड़ा आईपीओ है। गैर संस्थागत निवेशकों यानी NII का सिर्फ 5% हिस्सा ही भरा है। इशू का प्राइस बैंड 2080 से 2150 प्रति शेयर है। इसका 6 शेयरों का लॉट साइज है, यानी अगर इसमें निवेश करना चाहते हैं तो न्यूनतम 12,900 रुपए खर्च करने होंगे। पीएसयू बैंकों ने श्रेय ग्रुप की 2 कंपनियों के अकाउंट्स को फ्रॉड घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 89 स्वदेश को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकारी बैंकों ने श्रेय ग्रुप को रेड फ्लैग कर दिया है। सरकारी बैंकों का इस ग्रुप की 2 कंपनियों श्रेय इंफ्रा और श्रेय इक्विपमेंट फाइनेंस में 30,000 करोड़ रुपए का एक्सपोजर है। बैंक इसके लिए जल्द ही प्रोविजनिंग भी कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं अंकुर मिश्रा के पास। अंकुर, अगर श्रेय की बात की जाए तो 2 कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई अब की जा रही है, आगे क्या कुछ हो सकता है? जी हाँ, बैंकों को जो 30,000 करोड़ रुपए का एक्सपोजर है श्री इंफ्रा और श्री इक्विपमेंट फाइनेंस में, उसका 100% प्रोविजनिंग करना पड़ सकता है, क्योंकि फ्रॉड अकाउंट डिक्लेयर करने की जो प्रक्रिया होती है वो शुरू हो चुकी है। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बैंकों ने इन दोनों अकाउंट्स को रेड फ्लैग किया है फ्रॉड अकाउंट के तौर पर। अब जो RBI के नियम हैं उसके अनुसार एक बार ये अकाउंट्स रेड फ्लैग हो गए, उसके 6 महीने के भीतर कॉल लेनी पड़ती है कि इन अकाउंट्स को हम फ्रॉड डिक्लेयर करें या नहीं। और ये फ्रॉड हो सकते हैं किसी भी मैनेजमेंट की गड़बड़ी के कारण, किसी लेन देन की गड़बड़ी के कारण। आपको याद होगा RBI ने पहले ही हाईलाइट किया था कि लोन्स में शायद एवरग्रीनिंग हुई है और जिसकी एक थर्ड पार्टी ऑडिट भी हो सकती है। तो बैंकों ने इसको देखते हुए ऑलरेडी सितंबर क्वार्टर में इंक्रीज प्रोविजनिंग किया। आपने देखा होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने
2700 करोड़ का जो एक्सपोजर है श्री ग्रुप कंपनी में, उसको पूरी तरीके से प्रोवाइड कर दिया है। इसी तरीके से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 65% प्रोविजनिंग की है और जो अन्य लेंडर्स हैं उन्होंने भी करीब 25% से लेकर 50% तक प्रोविजनिंग की है सितंबर क्वार्टर में श्री ग्रुप कंपनीज को लेकर। हमें लगता है कि बैंकों को पहले से ही अंदाजा हो गया होगा कि जिस तरीके की इनकी बुक्स है इसको शायद हमें फ्रॉड डिक्लेयर करना पड़ सकता है और इसीलिए उन्होंने बढ़ा के प्रोविजनिंग की है और ओवर द क्वार्टर्स ये 100% हो जाएगा। अंकुर, आप हमारे साथ बने रहें, आपसे अन्य खबरों पर भी जानकारी लेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रूट मोबाइल 750 करोड़ रुपए जुटाने जा रही है। कंपनी की बोर्ड बैठक में QIP के जरिए फंड जुटाने पर फैसला हुआ। कंपनी ऐसा क्यों करने जा रही है, आइए जानते हैं हमारे सहयोगी विवेक अय्यर से। रूट मोबाइल ने कल बोर्ड मीटिंग रखा और बोर्ड मीटिंग में ये पर्टिकुलर रेजोल्यूशन पास हुआ कि कंपनी फंड्स रेज करेंगे QIP रूट के द्वारा। ET नाउ ने डील शीट देखा और सूत्रों के अनुसार पता चला है कि ये पर्टिकुलर जो QIP है ये QIP 750 करोड़ का है। ET नाउ स्वदेश ने डील शीट भी देखा और इसमें एक ऑप्शन है जहां कंपनी 750 करोड़ के ऊपर वो जा सकता है 1120 करोड़ तक का ये पर्टिकुलर QIP फंड रेजिंग कर सकता है। अगर आप देखेंगे तो बेस प्राइस जो है ये पर्टिकुलर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट का बेस प्राइस रखा गया है 1850 रुपए पे, जो एक डिस्काउंट है कल के क्लोजिंग प्राइस में। और टिपिकली जब भी कंपनी फंड रेज करता है एंटाइज करने के लिए बैंकर्स को, वो एक डिस्काउंट देता है क्लोजिंग प्राइस या करंट मार्केट प्राइस पे। सिमिलरली रूट मोबाइल ने भी वैसे ही किया है। हमें यह भी पता चला है कि JM फाइनेंशियल बैंकर है ये पर्टिकुलर डील का। आगे चल के देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि रूट मोबाइल ये फंड्स को कैसे यूटिलाइज करता है। श्रीराम ग्रुप ने अपने फाइनेंशियल सर्विसेज कारोबार की रीस्ट्रक्चरिंग का ऐलान किया है। इस ग्रुप की 2 कंपनियों श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस और श्रीराम सिटी यूनियन का श्रीराम कैपिटल में विलय कर दिया जाएगा। इस विलय के बाद और क्या होगा, पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा। रिस्ट्रक्चरिंग जो है ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक इशू है जिसके साथ में ये रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। इससे रिटेलर्स ने कुछ नहीं किया, ना ही रिटेलर्स का इससे कोई लेने देना, लेकिन हाँ रिस्ट्रक्चरिंग के बाद जो प्राइस एक्शन होता है टिपिकली उसका फर्क पड़ सकता है। अब आते हैं रिस्ट्रक्चरिंग में। आपको 3 कंपनीज में सिर्फ याद दिलाऊंगा इस पूरी प्रोसेस के अंदर। इन्हीं 3 कंपनीज के इर्द गिर्द पूरी रिस्ट्रक्चरिंग घूमेगी। पहली कंपनी है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। नाम से आपको पता लग रहा होगा ये ट्रांसपोर्ट को फाइनेंस करने वाली है, कमर्शियल लोन देने वाली कंपनी है। दूसरी कंपनी है सिटी यूनियन, श्रीराम सिटी यूनियन। ये सिंपल लोन देती है, जैसे बिजनेस लोन्स हो गए, होम लोन्स हो गए, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टीज हो गए, गोल्ड लोन्स हो गए। तो 2 अलग अलग NBFCs हैं, 2 अलग अलग कैटेगरी को कैटर करती थी। अब ये दोनों कंपनी एक बड़ी कंपनीज में जा रही हैं जिसका नाम है श्रीराम कैपिटल। अब ये श्रीराम कैपिटल है क्या? श्रीराम कैपिटल एक अनलिस्टेड कंपनी है जो कि इंश्योरेंस के कारोबार में है। अब श्रीराम कंपनी क्योंकि अनलिस्टेड कंपनी भी है और एक होल्डिंग कंपनी भी है। होल्डिंग कंपनी का मतलब होती है जो अलग अलग कंपनीज में हिस्सेदारी को रखती है। तो 3 कंपनीज का हिस्सा हो गया कुल मिला के। फर्स्ट ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, दूसरा सिटी यूनियन और तीसरा कैपिटल। सब कुछ कैपिटल में आ रहा है, एक बड़ी कंपनी को बनाया जाएगा। अब मैं बताता हूं कैपिटल में हिस्सेदारी कितनी है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट की फिलहाल श्रीराम कैपिटल की 25% हिस्सेदारी है, श्रीराम कैपिटल की 34% हिस्सेदारी सिटी यूनियन के अंदर है। तो ये हिस्सेदारी कभी होल्ड करेंगे। एक जो बेनिफिट होल्डिंग कंपनी को होता है वो श्रीराम कैपिटल को मिलेगा। इसमें से हिस्सेदारी बेच कौन रहा है रीस्ट्रक्चरिंग में? तो अजय पिरामिल जो है अपनी करीब 20% हिस्सेदारी को बेच रहे हैं। TRF कैपिटल नाम की एक कंपनी है, वो करीब 9.25% अपनी हिस्सेदारी को इसमें से बेच रहे हैं। अजय पिरामिल जो 20% अपना हिस्सा बेचेंगे उनको करीब 5000 करोड़ रुपए के आसपास मिल जाएगा, जो सिटी श्रीराम ग्रुप के अंदर वो रखते थे। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म KKR ने केवी कामत को अपना सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया है। मॉडर्न फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्रीज के दिग्गज माने जाने वाले केवी कामत के पास कई बड़ी भारतीय कंपनियों को खड़ा करने और उनकी अगुवाई करने का 50 साल से ज्यादा का अनुभव है। केवी कामत ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले चेयरमैन के रूप में भी काम कर चुके हैं। कामत ICICI बैंक और इन्फोसिस के चेयरमैन भी रह चुके हैं। KKR इंडिया के पार्टनर और CEO गौरव त्रेहान ने कामत का स्वागत करते हुए कहा कि KKR को कामत के अनुभव और दूरंदेशी से काफी कुछ सीखने को मिलेगा और हम भारत की तरक्की के लिए निवेश करते रहेंगे।
लोन स्कैम में गिरफ्तार हुए एसबीआई के पूर्व चेयरमैन प्रदीप चौधरी को जमानत मिल गई है। जैसलमेर कोर्ट ने प्रदीप चौधरी की जमानत अर्जी मंजूर की। इससे पहले जोधपुर हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के आदेश पर स्टे ऑर्डर दिया था। खबर की पूरी डिटेल्स जानने के लिए एक बार फिर चलते हैं अंकुर के पास, जो लगातार इस खबर को फॉलो कर रहे हैं। अंकुर, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? जी हाँ, एसबीआई के पूर्व चेयरमैन प्रदीप चौधरी को जैसलमेर कोर्ट से बेल मिल गई है। आपको याद होगा कि प्रदीप चौधरी को उनके निवास से अरेस्ट कर लिया गया था। आरोप ये थे कि उन्होंने लोन देने में गड़बड़ी की है, जबकि वो एसबीआई के चेयरमैन थे, और इस वजह से जो जैसलमेर सीजीएम ने ऑर्डर दिए थे कि उनको अरेस्ट कर लिया जाए। अब 10 दिन जेल में बिताने के बाद उनको फाइनली ये बेल ऑर्डर मिला है। इसके अलावा जैसलमेर हाई कोर्ट ने भी एक सेपरेट पिटीशन में लोअर कोर्ट के ऑर्डर को स्टे कर दिया है। ये जो एप्लीकेशन थी वो एल्केमिस्ट एआरसी के एम्प्लॉयज़, जो कि अन्य आरोपी हैं केस में, उन्होंने दी थी जैसलमेर हाई कोर्ट ने, और फाइनली कोर्ट ने जो लोअर कोर्ट का ऑर्डर था जिसकी वजह से प्रदीप चौधरी को अरेस्ट किया गया था, उसको स्टे कर दिया है। अब देखना ये होगा कि प्रदीप चौधरी जी जेल से आज ही रिहा हो पाते हैं और पूरी तरीके से इस मामले में से कब तक बाहर आ पाते हैं। बहुत शुक्रिया अंकुर इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिवाली पर रिलीज हुई 3 फिल्में अक्षय कुमार की सूर्यवंशी, रजनीकांत की अनाथे और हॉलीवुड फिल्म एटर्नल्स मल्टीप्लेक्स में दर्शकों को वापस लाने में कामयाब रही हैं। वहीं आने वाले 5 महीने में कई बड़ी फिल्में लाइनअप हैं। तो क्या मल्टीप्लेक्स इंडस्ट्री में रिकवरी शुरू हो गई है? इसका जवाब जानने के लिए चलते हैं हमारी सहयोगी कृतिका के पास। कृतिका, अगर फिल्मों की बात की जाए तो दर्शक फिर से उमड़ रहे हैं मल्टीप्लेक्सेस में? 3 बड़ी मूवीज सूर्यवंशी, अनिथी और इटर्नल रिलीज़ हुई थी इस दिवाली वीकेंड पे, और मल्टीप्लेक्स ओनर्स कहते हैं कि जिस तरीके से उन्हें रिस्पांस मिला, जिस तादाद में लोग आए और देखे इन मूवीज़ को थिएटर्स में, उन्हें लगता है कि बहुत क्लियर साइन है कि पेंट अप डिमांड है। लोग निकलना चाहते हैं और थिएटर्स में आकर मूवी देखना चाहते हैं। वो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो कमल ज्ञान चंदानी, जो कि प्रेसिडेंट है मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के, उन्होंने कहा कि एट प्रेजेंट मल्टीप्लेक्सेस जो हैं वो अराउंड 82% कैपेसिटी पे रन कर रहे हैं। कि जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ स्टेट्स जैसे कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उन्होंने मल्टीप्लेक्सेस को अलाउ किया है कि वो 100% कैपेसिटी अपनी सेल कर सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसी कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने सिर्फ 50% कैपेसिटी अलाउ करी है। तो ऑन एन एवरेज 82% कैपेसिटी अगर अलाउड है तो उसमें से उन्होंने इस दिवाली वीकेंड पे अराउंड 70% कैपेसिटी ऑक्यूपेंसी देखी। तो वो कहते हैं कि अभी आगे आने वाले 5 महीनों में काफ़ी सारी बड़ी मूवीज़ जैसे कि लाल सिंह चड्ढा, गंगूबाई काठियावाड़ी, बंटी पबली 2, स्पेंसर, मैट्रिक्स और स्पाइडरमैन रिलीज़ होने वाली हैं। तो इन बड़ी मूवीज़ के चलते उन्हें काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं कि लोग और निकल के आएंगे और थिएटर्स में जाके मूवीज़ देखेंगे। और उन्हें ये भी लगता है कि इतना ज़्यादा अगर लोगों में है क्रेज़ मूवीज़ देखने का थिएटर में जाकर, तो वो हो सकता है कि नवंबर एंड तक उन्हें अलाउ भी कर दिया जाए, मल्टीप्लेक्सेस को अलाउ भी कर दिया जाए कि वो अपना पूरा का पूरा कैपेसिटी सेल कर सकते हैं। ये काफ़ी कंपेलिंग केस बनाता है। तो वो कहते हैं कि थिएटर काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है और थिएटर्स हैं अभी, उनके लिए काफ़ी अच्छी डिमांड है। शुक्रिया कृतिका इस पूरी जानकारी के लिए। पर्यटन मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय देश में फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के साथ दोनों मंत्रालय ने संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें देश में फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय लोकेशन में फिल्मों की शूटिंग करने पर जोर दिया गया। इस मौके पर हमारी संवाददाता खुशबू तिवारी ने बात की पर्यटन सचिव अरविंद सिंह से। हम जानना चाहेंगे कि जो आज फिल्म के ऊपर फिल्म टूरिज्म बढ़ाने के ऊपर संगोष्ठी हुई है, उसके ऊपर किस तरह की पॉलिसीज़ पे आप चर्चा कर रहे हैं, किस तरह से बढ़ावा मिल सकेगा फिल्म टूरिज्म को स्टेट्स में? कई राज्यों ने पिछले 2-3 सालों में 2019 से शुरू होते हुए आज 21 तक उनके राज्य में शूटिंग हो और फिल्मों का निर्माण हो, टेलीविज़न सीरियल्स का निर्माण, इसलिए नीतियाँ बनाई हैं। तो आज का उद्देश्य ये था कि कुछ चुने राज्यों में, आज करीब 8-9 राज्यों ने
पेश किया, प्रेजेंटेशंस किए कि उनकी क्या नई नई इस तरह की पॉलिसी क्या प्रोत्साहन दे रहे हैं, क्या मदद दे रहे हैं, जिससे कि फिल्म जगत से और टेलीविज़न सीरियल्स और OTT प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए लोगों को जानकारी मिल सके कि अगर वो अमुक राज्य में जाना चाहेंगे तो उन्हें क्या प्रोत्साहन मिल सकता है, क्या मदद मिल सकती है। तो एक तरह की ये प्रयत्न था कि ये सर्व जो इंसेंटिव्स हैं और फ़ायदे हैं और राज्यों का, वो सब स्टेक होल्डर्स के सामने रखें, क्योंकि निश्चित जिस राज्य में एक फिल्म प्रोड्यूसर या टेलीविज़न सीरियल प्रोड्यूसर जाएगा, वहाँ निश्चित स्थानिक स्तर पर रोजगार में वृद्धि होगी, पर्यटन में वृद्धि होगी। ये सब आज की संगोष्ठी का विषय है। सर, कोविड मामलों में लगातार कमी भी देखी जा रही है और इसके साथ ही वैक्सीनेशन में जिस तरह से रफ्तार हासिल की गई है वो भी काफ़ी तारीफ के काबिल रही है। तो इस लिहाज से टूरिज्म में किस तरह की रिकवरी आप देख रहे हैं आने वाले कुछ दिनों में भी? अंतर्देशीय पर्यटन का जहाँ तक सवाल है, उसमें तो उछाल हम देख ही रहे हैं। बड़े शहरों के बाहर अगर हम कश्मीर का उदाहरण लें, गोवा का उदाहरण लें, वाइल्ड लाइफ रिसोर्ट्स का उदाहरण लें, तो वहाँ निश्चित पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन अब हम खोल रहे हैं, 15 नवंबर से टूरिस्ट वीज़ास आ रहे हैं। तो हमारा अनुमान है कि जल्द से ही जैसे जैसे वैक्सीनेशन का प्रचार होगा और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को लगेगा कि भारत एक सेफ और सिक्योर डेस्टिनेशन है, सारे टूरिज्म के स्टेक होल्डर्स वैक्सीनेटेड है, तो निश्चित इसमें हम देखेंगे कि उनकी भी संख्या में वृद्धि होगी। फुटफॉल की रिकवरी होने में कितना समय लग सकता है भारत में? ये आकलन करना बड़ा मुश्किल है। बाह्य एजेंसीज जो हैं, जो पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी हैं, उनका आकलन है कि 1-2 वर्ष लगेंगे, बट मुझे लगता है कि उससे कम में ही हो जाएगा अगर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को लगा कि भारत एक सेफ और सिक्योर डेस्टिनेशन। सर, वित्त मंत्री जी ने अनाउंसमेंट किए थे आत्मनिर्भर पैकेज के तहत टूरिज्म मिनिस्ट्री के लिए बहुत सारे ऐलान किए थे। रजिस्टर्ड जो टूरिस्ट गाइड्स हैं उनके लिए ऐलान किए गए थे, कंपनियों के लिए ऐलान किए गए थे, एजेंट्स के लिए ऐलान किए गए थे। उसका डिसबर्समेंट कैसा हुआ है अभी तक, क्या और उसकी लोगों ने कैसी दिलचस्पी दिखाई इन लोन्स को लेने में? उसमें उन कई जो लोन्स की मॉनिटोरियम है और जो रीशेड्यूलिंग हुई लोन्स की या और लोन्स उनको दिए गए, विशेषकर SMEs को और छोटे जो लघु क्षेत्र के लोग इस क्षेत्र में हैं, तो अच्छा उससे प्रतिसाद मिला है और रिएक्शन मिला है। जो हमें आंकड़े मिले हैं बैंकिंग विभाग से, उसमें निश्चित ही बहुत अच्छा सुचारू रूप से इस योजना में लोगों को फायदा मिला है। आज रिजर्व बैंक ने डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल पर से लगी रोक हटा दी है और अब नए घरेलू ग्राहक जोड़ने की भी इजाजत दे दी है। आपको बता दें कि RBI ने डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड पर 23 अप्रैल 2021 से घरेलू ग्राहकों को कार्ड जारी करने पर पाबंदी लगाने की अधिसूचना जारी की थी, जो 1 मई से लागू की गई थी। RBI ने यह पाबंदी आंकड़ा और दूसरी जानकारी के रखरखाव के नियमों के उल्लंघन करने के कारण लगाई थी। इस फेस्टिवल सीजन में जहां एक तरफ लोगों ने जमकर खरीदारी की, तो डिजिटल ट्रांजैक्शन भी $100 बिलियन यानी 10,000 करोड़ से ज्यादा का हुआ है। यह इस बात का संकेत है कि NPCI का UPI देश में भुगतान के एक प्रमुख माध्यम के रूप में तेजी से उभर रहा है। NPCI की CEO प्रवीणा राय ने 18 Now स्वदेश से बातचीत में कहा कि ऑटो पे मोड के तौर पर बड़ी संख्या में लोग UPI को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। Clearly what we are seeing is the users who have come on board with UPI. There were users who were using UPI pre-pandemic. Certainly the last 2 years has brought on board a number of new users, and these users are now staying put. So they have become long-term users of UPI. It's not just a temporary phase. And not only are they users of UPI, but they are increasing their usage of UPI. मुंबई में दिवाली के दौरान घरों की बिक्री ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले हफ्ते केवल 3 दिन के भीतर मुंबई में 1441 मकानों की रजिस्ट्री कराई गई। इससे सरकार को फीस और ड्यूटी से 102 करोड़ रुपए की कमाई हुई। इससे पहले अक्टूबर में एक महीने में 8,576 यूनिट बिके हैं। पिछले तिमाही में घरों की बिक्री 46% बढ़कर 50,000 यूनिट रही, जबकि पिछले साल के मुकाबले घरों की बिक्री में 86% की बढ़ोतरी हुई है। रियल एस्टेट कंपनी CBRE के आंकड़ों के मुताबिक नए प्रोजेक्ट्स 37% बढ़कर 48,950 तक पहुंच गए हैं। वहीं एनारॉक के मुताबिक टॉप 7 शहरों में पिछली तिमाही के मुकाबले दोगुनी बिक्री इन्वेंट्री में बढ़त आई है। इस बारे में और ज्यादा बता रही हैं 18 Now स्वदेश संवाददाता खुशबू तिवारी।
रियल एस्टेट सेक्टर के लिए तीसरी तिमाही काफ़ी बेहतरीन रही है। जुलाई से सितंबर के बीच के हम आंकड़ों पर नज़र डालें तो CBRE का कहना है कि इस दौरान जो घरों की बिक्री है वो 46% बढ़कर 50,000 यूनिट रही है। और वहीं सालाना आधार पर देखा जाए तो इसमें 86% तक का उछाल देखने को मिला है। जो नए घर लॉन्च हुए, नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं, उनमें भी 37% तक का उछाल आया है और ये 48,000 से ऊपर रहे हैं। इस दौरान जो मिड और हाई एंड सेगमेंट है उन्हीं में सबसे ज़्यादा लॉन्च देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इस तरफ ही कोविड के दौरान लोगों ने जाना है कि उन्हें बड़े घर की ज़रूरत है और वे बड़े घरों की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। वहीं एनालॉग के मुताबिक अगर देखें तो जो इनपुट कॉस्ट बढ़ा है इस दौरान, स्टील की कीमतें हों, सीमेंट की कीमतें हों, उनकी बढ़ने की वजह से जो कीमतें हैं घरों की उसमें 4% तक का उछाल देखने को मिला है। CBRE की रिपोर्ट के मुताबिक पुणे, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद में 33 से 13% तक का उछाल आया है घरों की बिक्री में पिछली तिमाही के मुकाबले। ये रेजिडेंशियल मार्केट का जिक्र हुआ। अगर हम देखें कि जो ऑफिस लीजिंग स्पेस है वहाँ कैसा माहौल है तो वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बढ़त देखने को मिली है। वहाँ सेंटिमेंट ज़रूर सुधार हुए हैं, लेकिन अभी भी हम लोग जो है वो प्री कोविड स्तर से काफ़ी नीचे ही हैं। ऑफिस लीजिंग में तिमाही के आधार पर देखें तो 140% का उछाल आया है और ये 13.5 मिलियन स्क्वायर फीट पर पहुँच गया है। पूरे साल का अब तक का आंकड़ा देखें तो ये 25 मिलियन स्क्वायर फीट पर है। इसमें रिटेल सेगमेंट में फैशन, सुपरमार्ट, एपरल सेगमेंट से काफ़ी अच्छी बढ़त देखने को मिली है। CBRE का कहना है कि वर्क फ्रॉम होम जो आगे है वो ज़्यादा समय तक जारी नहीं रहेगा। उनके मुताबिक महीने में 1 दिन या उससे भी कम रह सकता है, या हफ्ते में 1 दिन होगा कि जो वर्क फ्रॉम होम उनकी या रिमोट काम करने की इजाज़त होगी, जिसकी वजह से जो ऑफिस लीजिंग स्पेस है उसमें उछाल देखने को मिला है। तो ये पूरा ब्यौरा रहा तीसरी तिमाही का। लेकिन अगर हम फेस्टिव सेल की बात करें तो जो नवंबर का पहला हफ्ता रहा है, यानी दिवाली वाला हफ्ता, उस दौरान ही नाइट रैंक के मुताबिक 1400 से ज़्यादा घर बिके हैं सिर्फ मुंबई में। और जो अक्टूबर का महीना रहा है मुंबई के लिए वो पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा बेहतरीन रहा है बिक्री के मोर्चे पर। महाराष्ट्र की ठाणे महानगर पालिका ने वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए नो वैक्सीन नो सैलरी का फरमान जारी किया है। कॉरपोरेशन के मुताबिक वैक्सीन की एक भी डोज ना लेने वाले कर्मचारियों का वेतन रोका जाएगा। वहीं तय वक्त में दूसरी डोज ना लेने वाले कर्मचारियों को भी सैलरी नहीं मिलेगी। महानगर पालिका ने सारे स्टाफ मेंबरों को अपने दफ्तर में वैक्सीन सर्टिफिकेट जमा करने के आदेश दिए हैं। ठाणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने नवंबर के आखिर तक 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा है, जिसे पूरा करने के लिए सभी नागरिकों से सहयोग भी मांगा है। 9 नवंबर की तारीख इतिहास में उत्तराखंड के स्थापना दिवस के तौर पर दर्ज है। उत्तराखंड की मांग को लेकर कई साल चले आंदोलन के बाद आखिरकार 9 नवंबर साल 2000 को उत्तराखंड देश का 27वां राज्य बनाया गया था। साल 2000 से 2006 तक इसे उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, लेकिन जनवरी 2007 में स्थानीय लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। इस मौके पर पीएम मोदी ने ट्वीट करके उत्तराखंड स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 5 साल में राज्य ने जो प्रगति की है उससे मुझे विश्वास है कि ये पूरा दशक उत्तराखंड का ही होने वाला है। स्वदेश खबर में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए 18 नाउ स्वदेश के साथ।